आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। यह चार्टर एक्ट 1773 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम है। भारत के संवैधानिक विकास में यह अधिनियम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस अधिनियम में जो प्राविधान किए गए हैं वो इस प्रकार है। इस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक अर्थात कार्यपालिका संबंधी कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। इसमें 12 सदस्य होते थे। वे 12 सदस्य इस प्रकार हैं: एक गवर्नर जनरल, एक कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य, 6 सभासद विधान परिषद के सदस्य। सभासद विधान परिषदों में एक बंगाल के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एक अन्य न्यायाधीश, बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा 4 प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस प्रकार इस अधिनियम के द्वारा पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लागू किया गया, क्योंकि गवर्नर के लिए जो नई विधान परिषद बनी उसमें 4 क्षेत्रीय सरकारों में से एक सदस्यों को सम्मिलित किया गया। गवर्नर जनरल को वीटो का भी अधिकार प्राप्त था। अतः गवर्नर जनरल विधान परिषद द्वारा पारित विधेयकों को रोक सकता था। इस अधिनियम द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। अब विधि सदस्य को कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने तथा मत देने का भी अधिकार प्राप्त हो गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस प्रकार सिविल सेवा भारतीयों के लिए भी खोल दी गई। भारतीय सिविल सेवा के संबंध में 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इस तरह से भारतीय संवैधानिक विकास में ये जो 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा प्रावधान किए गए वे अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 1853 के बाद भारत की जो स्थिति थी, अंग्रेजों का जो शासन था वो थोड़ा कमज़ोर पड़ा। भारत में धीरे धीरे 1853 के बाद 1857 में भारत में ब्रिटिश सरकार के विरोध में विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार यह समझ गई कि अब कंपनी द्वारा भारत में शासन करना संभव नहीं है। इसलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम 1858 बना, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस 1858 के अधिनियम को इस नाम से भी जाना जाता है। अब हम 1858 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताओं की ओर ध्यान देंगे। इस अधिनियम के तहत कंपनी को समाप्त कर दिया गया, अर्थात कंपनी का जो शासन था उसे समाप्त करके
भारत का शासन ब्रिटिश राजशाही अर्थात साम्राज्ञी को हस्तांतरित कर दिया गया। इस अधिनियम से गवर्नर जनरल का जो पदनाम था बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। जब भी परीक्षा में वायसराय के बारे में पूछा जाता है तो उसका उत्तर लॉर्ड कैनिंग होता है। प्रथम जो वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग बना। इस अधिनियम द्वारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। अब जो है भारत का शासन साम्राज्ञी द्वारा नियुक्त 15 सदस्यीय एक परिषद को सौंप दिया गया, जिसका अध्यक्ष मुख्य राज्य सचिव या भारत राज्य सचिव के नाम से जाना गया। अधिनियम में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था यह भी की गई कि इन सदस्यों में से कम आधे ऐसे लोग हों जो भारत में 10 वर्ष तक सेवा कर चुके हों। एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था इस अधिनियम के तहत कि जो 15 सदस्यीय एक परिषद बनी उसमें से कम से कम आधे ऐसे लोग हों जो 10 वर्ष तक भारत में सेवा कर चुके हों, जिनको भारत की स्थितियों का ज्ञान हो। ऐसे लोगों को उस परिषद में सम्मिलित किया गया। राज्य सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, इसलिए वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी भी था। परिषद की जो भूमिका थी केवल परामर्शदाता की थी। प्रायः बहुत से मामलों में राज्य सचिव का निर्णय ही अंतिम हो सकता था। राज्य सचिव को भारत से प्राप्त मालगुजारी का लेखा प्रतिवर्ष संसद के सामने प्रस्तुत करना पड़ता था। उसे भारत के नैतिक एवं भौतिक विकास का रिपोर्ट भी संसद को देनी पड़ती थी। इस तरह से 1858 का जो अधिनियम था वह भी भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब इस अधिनियम को भारत शासन के अधिनियम से जाना जाने लगा और इसके बाद 1861 का भारत शासन अधिनियम आया। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।